हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन। इससे पहले हम विदेशी विनिमय दर पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हम विदेशी विनिमय दर पढ़ा है हमने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन क्या होता है? देखिए, एक वर्ष में किसी कोई भी देश उसका एक वर्ष में अन्य देशों से या शेष विश्व के साथ होने वाला वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। कोई देश है, उसका अन्य देशों के साथ जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तहत जो भी वित्तीय लेन देन होगा, उसका लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाएगा। अब इस भुगतान संतुलन के दो पक्ष होते हैं। जैसे कि कोई देश एक्सपोर्ट करता है, तो जो एक्सपोर्ट करने के बाद उसे जो भुगतान प्राप्त होते हैं वह जमा पक्ष, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। और दूसरी तरफ एक देश इंपोर्ट करता है, उसके बदले में वह विदेशों को भुगतान करता है, तो जो भुगतान करता है वह नाम पक्ष, डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके कौन कौन से खाते होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो खाते होते हैं। पहला करंट अकाउंट, चालू खाता। दूसरा कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता। करंट अकाउंट, चालू खाता। अगेन जो करंट अकाउंट है, चालू खाता है, उसे फिर से तीन भागों में बांटा गया है। पहला वस्तु खाता, दूसरा सेवा खाता और तीसरा एक पक्षीय हस्तांतरण भुगतान। देखिए, वस्तु खाता जो है उसे हम गुड अकाउंट, ट्रेड अकाउंट और दृश्य खाता भी कहते हैं, विजिबल अकाउंट। तो वस्तु खाता के अंतर्गत वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बताया जाता है। इसे दृश्य खाता इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो भी वस्तुएं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती हैं उन्हें बंदरगाह पोर्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम, टी, कॉफ़ी, जूट एक्स्ट्रा। तो इन सभी को पोर्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये एक दृश्य खाता कहलाता है। नेक्स्ट है सेवा खाता, सर्विस अकाउंट। इसे इनविजिबल अकाउंट, अदृश्य खाता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी वस्तुओं सेवाओं को शामिल किया जाता है जिसका भुगतान बंदरगाह पोर्ट पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम टूरिज़्म पर जा रहे हैं, किसी विदेशी यात्रा पर जाएं, वहाँ हम जो सेवाएं ले रहे हैं, कोई छात्र विदेशी ट्रेनिंग के लिए जाए, बैंकिंग है, विदेशी बैंकिंग है, या हम कोई ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा लें, परिवहन जैसे वायुयान है, जहाजरानी है आदि का सुविधा लें, उनसे जो प्राप्तियों भुगतान किया जाता है। विदेशों से ब्याज, लाभ, लाभांश, रॉयल्टी आदि से प्राप्तियाँ, ये सभी एग्जांपल्स हैं सर्विसेज के। जो बैंकिंग जैसे मैंने बताया, तो ये सब जो सर्विसेज हैं इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ये पोर्ट पे रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए ये सभी सर्विस अकाउंट में आती हैं और इसलिए इनको अदृश्य खाता भी कहा जाता है। इसमें एक एग्जांपल हम सॉफ्टवेयर का भी ले सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर हैं, बीओपी कॉल सेंटर्स हैं। नेक्स्ट जो इसी में आता है वह एक पक्षीय हस्तांतरण खाता। एक पक्षीय से जैसे नाम से पता चल रहा है, एक पक्षीय हस्तांतरण, तो एक पक्ष के द्वारा दिया गया, मतलब इसमें जो कोई वस्तु सेवा हमें मिल रही है उसके बदले हमें कोई भुगतान नहीं करना है। जैसे कि हमारे देश को गिफ्ट्स मिलते हैं या चैरिटी मिलती है, डोनेशंस मिलते हैं, तो ये हमें मिल गए हैं, इसके बदले हमें भुगतान नहीं करना है। या कोई विदेशी सहायता हमें मिली है तो उसके बदले में भुगतान नहीं करना है। तो ये एक पक्षीय हस्तांतरण खाता है, एक पक्ष ने हमें दे दिया, उसके बदले में कुछ भी इसका भुगतान नहीं खाना है, नहीं देना है। करंट अकाउंट, चालू खाता के तीन हमने देखे, इसमें तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया, जैसे वस्तु खाता, सेवा खाता और एक पक्षीय हस्तांतरण खाता। ये हमने पढ़ा करंट अकाउंट को। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा जो अकाउंट आता है वह है कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता। इसमें पूंजी का प्रवाह व बहिर्प्रवाह को बताया जाता है। अगेन जो कैपिटल अकाउंट है, पूंजीगत खाता है, उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेकंड डिपॉजिट्स ऑफ एनआरआई और थर्ड है विदेशी ऋण।
पहला इसमें हम देखते हैं विदेशी निवेश। विदेशी निवेश जो है 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इसमें बाहर से कोई भी विदेशी कंपनी आएगी हमारे देश में, वो यहाँ पर कोई प्लांट लगाएगी, उसके लिए ज़मीन लेगी, वहाँ बिल्डिंग बनाएगी, यहाँ के जो लोग हैं उनको काम पे लगाएगी। मतलब इसके अंदर जो एसेट्स वृद्धि हुई है, तो इसमें परिसंपत्ति में वृद्धि होती है। कोई भी विदेशक यहाँ आएगा और भारत में जैसे हमारी कंट्री में कोई भी उद्यम स्थापित करेगा, तो यहाँ के इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ की प्रॉपर्टी लेना, बिल्डिंग बनाना, तो वो सारा क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो एक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हम डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा होता है इसी में FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और इसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसमें जो है एसेट्स में वृद्धि नहीं होती, इसमें परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी विदेशी निवेशक है, उसने भारतीय कोई कंपनी उसके शेयर्स खरीद लिए, शेयर भारत की जो शेयर मार्केट है उसमें पैसा लगा दिया, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। इसमें प्रॉपर्टी लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसे कोई प्रॉपर्टी नहीं ली जाती, कोई बिल्डिंग नहीं बनाना, कुछ भी काम नहीं करना। इसमें विदेशी कोई भी निवेशक है वो भारतीय कंपनी में अपने शेयर्स लगा सकता है, तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो निवेश 2 तरीके से हो सकता है, FDI और FII की तरह। नेक्स्ट डिपॉजिट्स ऑफ NRI, वो भी कैपिटल अकाउंट में आता है, और अगर हम कोई विदेशी ऋण लेते हैं वो भी कैपिटल अकाउंट में ही आता है। इस तरीके से हम देखते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके 2 खाते होते हैं, करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट।